आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सिव फंक्शंस, गिव एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, या रिकर्सिव फंक्शन से आप क्या समझते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का उदाहरण दीजिए। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकर्सिव फंक्शन से आप क्या समझते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का उदाहरण दीजिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में हम एग्जाम में सबसे पहले लिख सकते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन वह फंक्शन है जो स्वयं को ही कॉल करता है। इसे समस्याओं को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब रिकर्सिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो स्वयं को कॉल करता है। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। और इसे हम कब यूज करते हैं? जब हमें समस्या को छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हल करना होता है, तब हम इसको यूज करते हैं। किसको? रिकर्सिव फंक्शन को। रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब समस्या को हल करने के लिए एक ही प्रकार की प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए एक ही प्रोसेस को हमें बार बार रिपीट करना रहेगा, और जब हर बार प्रॉब्लम जो है छोटी होती जाएगी, प्रॉब्लम जो है सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड होगी, तब हम रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग करेंगे। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में समझा था कि जब हम फैक्टोरियल ऑफ n निकालते हैं तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है? वो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 होता है। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, उसको हमने दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, और दोनों सब प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से छोटी हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम से ईजी है। मतलब अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करने के लिए या जनरेट करने के लिए, टावर ऑफ हैनॉई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ट्री ट्रेवर्सल के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिकर्सिव फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषता यही है कि इसमें दो केसेस होते हैं। पहला होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। बेस केस में हम टर्मिनेशन कंडीशन लिखते हैं कि जब बेस केस जब सही होता है तब हमारा रिकर्सन रुक जाता है। और रिकर्सिव केस हम कब लिखते हैं? जब हमें फंक्शन को बार बार कॉल कराना होता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? रिकर्सिव केस लिखते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन खुद को कॉल करता रहता है। अभी हम एग्जांपल में इसको देखेंगे कहाँ हमने बेस केस लगाया है और कहाँ हमने रिकर्सिव केस लगाया है। एग्जांपल के लिए अगर हमें फिबोनाची सीरीज जनरेट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? रिकर्सिव फंक्शन का उपयोग करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। फिबोनाची सीरीज वह श्रृंखला है, ठीक है, श्रृंखला मतलब सीरीज ही होता है। फिबोनाची सीरीज वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक संख्या अपने से पहले की दो संख्याओं का योग होती है। श्रृंखला इस प्रकार होती है। तो चलिए हम इस सीरीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो फिबोनाची सीरीज क्या है? एक सीरीज है जिसमें जो संख्या होता है, जो नंबर होता है, वो अपने से पहले दो संख्याओं का योग होता है। योग मतलब सम, ठीक है, पिछली दो संख्याओं का सम जो होता है वो अगली संख्या होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली और दूसरी संख्या क्या होगी? तो फिबोनाची सीरीज में जो पहली संख्या होती है वो हमेशा 0 होती है, और जो दूसरी संख्या होती है वो 1 होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको जनरेट करने के लिए हम पिछले दो नंबर को जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के लिए कम से कम दो नंबर चाहिए। तो हमें पहला नंबर पता है, फिर हमें दूसरा नंबर पता है जो कि 0 और 1 है। तो दोनों को हमने जोड़ा तो हमें तीसरा नंबर मिल गया, फिबोनाची सीरीज का तीसरा नंबर मिल गया। अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है फिबोनाची सीरीज का, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए हम पिछले दो नंबर को जोड़ देंगे, 1 और 2 को, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे, 2 और 3 को, तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। उसी तरीके से फिबोनाची सीरीज का अगला नंबर फाइंड करने के लिए हम पिछले दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा?
8 मिल जाएगा। और इसी तरीके से ये सीरीज़ जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए हम लूप की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन लूप से फिबोनाची सीरीज जनरेट करना थोड़ा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसीलिए हम फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए जनरली लूप का यूज़ नहीं करते हैं। हम फिबोनाची सीरीज जनरेट करने के लिए ये 3 इक्वेशन है, इन इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। तो इस इक्वेशन में बताया गया है कि अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करना है, फिबोनाची सीरीज़ का अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो हमें फिबोनाची सीरीज़ का n-1 जो टर्म है और n-2 जो टर्म है, उनके नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगा फिबोनाची सीरीज़ का। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे फिबोनाची ऑफ 0 फाइंड करना है, मतलब फिबोनाची सीरीज़ का 0th टर्म मुझे फाइंड करना है। तो फिबोनाची सीरीज़ का 0th टर्म जो होता है वो हमें पता है, वो डिफाइंड है, वो 0 होता है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें फिबोनाची सीरीज़ का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट, ठीक है, 1th टर्म अगर हमें फाइंड करना है फिबोनाची सीरीज़ का, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, वो भी हमें पता है, वो भी हमारा बेस कंडीशन में आएगा, तो वो भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिबोनाची ऑफ 1 भी क्या होगा, हमारे पास 1 ही होगा। लेकिन अगर हमें फिबोनाची ऑफ 2 फाइंड करना है, मतलब फिबोनाची सीरीज़ का सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए जैसे कि ये इस इक्वेशन में बताया गया है कि अगर हमें n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए हमें 2 - 1 मतलब फिबोनाची ऑफ फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, मतलब फिबोनाची सीरीज़ का फर्स्ट टर्म फाइंड करना पड़ेगा, और प्लस फिबोनाची सीरीज़ का 0th टर्म फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिबोनाची ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमें 2 - 1 मतलब 1 और 2 - 2 मतलब 0, मतलब अगर हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो हमें फर्स्ट टर्म और 0th टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है यहाँ से जो कि 1 है, और 0th टर्म क्या है, 0 है, तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, 1, मतलब फिबोनाची ऑफ 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। इसी तरीके से फिबोनाची ऑफ 3 हम फाइंड कर सकते हैं। फिबोनाची ऑफ 3 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची ऑफ 2 फाइंड करना पड़ेगा, मतलब सेकेंड फिबोनाची सीरीज़ का सेकेंड टर्म और फिबोनाची सीरीज़ का फर्स्ट टर्म। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची सीरीज़ बना सकते हैं इन इक्वेशंस का यूज़ करके। तो हम करने क्या वाले हैं, हम यही करने वाले हैं कि हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले हैं, रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले हैं जिसमें हम इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और एक सी प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करेंगे। तो चलिए अब हम उस सी प्रोग्राम को समझते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फिबोनाची सीरीज़ जनरेट कर रहे हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करने के लिए ये एक सी प्रोग्राम लिखा गया है। इस सी प्रोग्राम में सबसे पहले हैज़ इंक्लूड stdio.h किया है हमने, क्योंकि हमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन भी यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। इसके बाद हमारा जो कंपाइलर होगा वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन देखेगा कि ये मेन फंक्शन नहीं है, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा और हमारा कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, हमारा कंट्रोल जाएगा मेन फंक्शन में। ठीक है, जैसे कंपाइलर मेन फंक्शन को देखेगा तो समझ जाएगा कि एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट करना है और हमारा कंट्रोल चला जाएगा मेन फंक्शन के अंदर। और मेन फंक्शन के अंदर जाने के बाद हमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, कौन कौन से, एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा और दूसरा आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और दोनों किस टाइप के हैं, दोनों हैं इंटीजर टाइप के। ठीक है, उसके बाद ये मैसेज प्रिंट होके आएगा कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, कि मतलब आपको कितने टर्म्स जनरेट करने हैं। तो मान लीजिए कि मैं 6 टर्म जनरेट करना चाहता हूँ, 6 टर्म्स मैं जनरेट करना चाहता हूँ फिबोनाची सीरीज़ के। तो हालांकि हमें आंसर पता है कि सिस्टम क्या होंगे, पहला टर्म होगा 0, दूसरा टर्म होगा 1 और तीसरा होगा 1 और चौथा होगा 2 और पाँचवा होगा 3 और छठवां होगा 5। ठीक है, ये 6 टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। ठीक है, तो ये 6 टर्म हम जनरेट कराना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम से। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझ में आए इसलिए मैं ज़्यादा टर्म ले रहा हूँ, हम कम टर्म्स के साथ भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन 6 टर्म लेने से क्या होगा, आपकी क्लैरिटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम स्कैनफ में नम की वैल्यू 6 दे देंगे, तो नम की वैल्यू यहाँ पे मैं 6 देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम को समझने के लिए। उसके बाद में प्रिंट होके आएगा क्या, फिबोनाची सीरीज़। तो इस तरीके से मैसेज प्रिंट होके आएगा, कैसा मैसेज प्रिंट होके आएगा, कैसा लिखा रहेगा, फिबोनाची सीरीज़। ठीक है, इसको फिबोनाची कुछ भी आप बोल सकते हैं, समझ में आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज़ मैंने लिख दिया। उसके बाद में
हमने एक लूप लगाया, ठीक है। लूप में हमने क्या किया कि आई को पहले 0 से इनिशलाइज किया और कंडीशन चेक की कि आई जो है नम से छोटा है क्या। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आई की वैल्यू नम से छोटी है ही, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, नम की वैल्यू 6 है। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंटफ एग्जीक्यूट किया और प्रिंटफ के अंदर हमने किया ये फंक्शन कॉल, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है और फंक्शन कॉल जब हुआ है तो फिबोनाची ऑफ 0 हमारा यहाँ से भेजा गया है। यहाँ से भेजा कहाँ गया है, फंक्शन की डेफिनेशन में। और फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे लिखी है, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हमने क्या पास किया है, 0 पास किया है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या थी, 0। तो हमने फिबोनाची ऑफ आई पास किया, तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। तो जब i की वैल्यू 0 यहाँ जाएगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और रिटर्न क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमने 0 भेजा तो हमें 0 ही वहाँ से मिला। तो फिबोनाची सीरीज का जो पहला टर्म होगा वो 0 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। उसी तरीके से लूप हमारा बढ़ेगा, i की वैल्यू 1 होगी तो हम क्या भेजेंगे, अब 1 भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन में। जब हमने 1 भेजा तो n की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू होकर रिटर्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिटर्न क्या मिला हमें, 1। तो ये 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहीं पे 1 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी। कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी अभी तक, तो 3-4 बार तो सही रहेगी ही। नम की वैल्यू 6 है क्योंकि, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2, क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बार बार, ठीक है। इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लूप इसी तरीके से चलता है, ठीक है। एक एक वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। अब i की वैल्यू 2 हो गई। अब i की वैल्यू 2 होने से यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। तो अब ना ये कंडीशन सही होगी, ये कंडीशन भी गलत, ये कंडीशन भी गलत। अब कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा इस लाइन में, ठीक है। रिटर्न फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा समझने वाली हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं उसको मैं एक एग्जांपल से करके मैं बताता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फिबोनाची ऑफ 2। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक, खाली जगह में, कि मुझे फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। तो फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करने के लिए हमारा ये दो फंक्शन कॉल होंगे, लेकिन दोनों में से ये पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें n की वैल्यू 2 हुई, 2 - 1, तो ये क्या आ जाएगा, फिबोनाची ऑफ 1, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 1 तो कॉल हुआ, तो फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू 1 मिल गई तो फिर ये वाली फंक्शन कॉल हुई, ये वाली, ठीक है। तो जब ये कॉल होगा तो n की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 - 2 0, तो फिबोनाची ऑफ 0, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 0, फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो अब ये दोनों सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, दोनों सॉल्व हो गए। दोनों सॉल्व होने से क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 0 आई, दोनों ऐड हुए तो 1 + 0, रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न 1 + 0 क्या हो गया, 1 रिटर्न हो गया, ठीक है। 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 रिटर्न होके हमें कहाँ मिला, हमें वापस यहीं पे मिला। तो फिबोनाची सीरीज का जो तीसरा टर्म होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से अब i की वैल्यू और इंक्रीज होगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ पे भी क्या होगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिबोनाची ऑफ 3 अब कॉल होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 पास किया हमने और यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आए कि यहाँ पे अब ये फिबोनाची ऑफ 3 कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसको समझने के लिए अटेंशन के साथ में थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि अब हमें निकालना है फिबोनाची ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है। फिबोनाची ऑफ थर्ड टर्म मतलब फिबोनाची सीरीज का हमें थर्ड टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 3 हो गई मतलब ये कंडीशन गलत और ये कंडीशन भी गलत, क्योंकि n जो है ना 0 बराबर है ना 1 के बराबर, तो कंट्रोल हमारा कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। मतलब अब काम जो होगा कैसे होगा इसको समझिए। फिबोनाची ऑफ 3, फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिबोनाची ऑफ 2 क्योंकि 3 - 1 2 हो गया, और फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 0 तो बाद में, फिर फिलहाल 1 की। जब फिबोनाची ऑफ 1 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें रिटर्न क्या होगा, 1 होगा। तो जब हमें 1 मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिबोनाची ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। जब 0 कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि रिटर्न हुआ किसको, फिबोनाची ऑफ 2 को। जब हमें फिबोनाची ऑफ 2 मिल जाएगा तो हम फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड वाला फिबोनाची ऑफ 1। फिर फिबोनाची ऑफ 1 क्या हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 1 हमें पता है कि ये 1 ही होता है। तो अब हमें लेफ्ट हैंड भी मिल गया, राइट हैंड भी मिल गया, मतलब ये भी मिल गया और ये भी, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा फिबोनाची ऑफ 3। तो 1 + 1 2 जो हमें मिला है रिटर्न में, ये हमारा जाएगा अब वापस जहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया था, मतलब फिबोनाची ऑफ 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 2 प्रिंट हुआ, लूप फिर आगे बढ़ेगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। आई की वैल्यू 4 होगी, फिर हमारा फंक्शन कॉल होगा फिबोनाची ऑफ 4 के लिए। अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 4 हो गई है। तो वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट होगा, ठीक है। मैं 4 भी बता देता हूँ एक बार आपको, और 5 चाहे तो आप अपने से करके देख सकते हैं। तो देखिए, जब हमें n की वैल्यू 4 मिलेगी नीचे से, हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया और i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 4 हो गई। i की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पे, और हमें क्या कॉल हुआ, फिबोनाची ऑफ 4, मतलब फिबोनाची सीरीज़ का हमें 4th टर्म बताना है। तो फिबोनाची सीरीज़ का 4th टर्म बताना है, तो फिर से हम जाएंगे लूप के अंदर, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन में गलत हो जाएगी, हमारा कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। और जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो इस बात को समझने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए हमें फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फिबोनाची ऑफ 1। जब फिबोनाची ऑफ 1 हमें मिल जाएगा, जो कि 1 है, तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिबोनाची ऑफ 0। फिबोनाची ऑफ 0 भी हमें पता है कि फिबोनाची ऑफ 0 क्या है, 0 है, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, मतलब फिबोनाची ऑफ हमें 2 मिल गया। जब फिबोनाची ऑफ 2 मिल गया तो जो 3 है, फिबोनाची ऑफ 1 कैलकुलेट करेगा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड में है, ठीक है। फिर फिबोनाची ऑफ 1 क्या हो जाएगा, फिबोनाची ऑफ 1 है हमारा 1, ओके। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब फिबोनाची सीरीज़ का जो 3rd टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करना है, तो फिबोनाची ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची ऑफ 3 तो हो गया, फिबोनाची ऑफ 2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड टर्म का, मतलब फिबोनाची सीरीज़ का सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म हमें कैलकुलेट कर लिया, तो वो क्या है, 1 है, और उसी तरीके से हमें 0th टर्म भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि 0 ही है। तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिबोनाची ऑफ 3rd टर्म और फिबोनाची ऑफ सेकेंड टर्म दोनों को जब ऐड करेंगे 2 + 1, तो ये 3 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिबोनाची सीरीज़ का 4th टर्म क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 3 होगा, ये 3 ये रिटर्न होके जाएगा हमारा आंसर में, और हमें इसके बाद क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, और ये फिर 5 जाएगा हमारा फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ के फंक्शन की डेफिनेशन में। और यही सेम प्रोसेस हम करेंगे फिबोनाची ऑफ 5 के लिए, ठीक है, 5th टर्म के लिए। 5th टर्म का हम फिबोनाची सीरीज़ का 5th टर्म फाइंड करने के लिए यही सेम चीज़ करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5। तो इस तरीके से हर एक टर्म के लिए हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, और हर एक टर्म के लिए रिकर्सिव फंक्शन जो है कैलकुलेट करेगा उस टर्म को, और उस टर्म को कैलकुलेट करके हमें जो होगा उस टर्म की वैल्यू को प्रिंट करके हमें आउटपुट में देगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा फिबोनाची सीरीज़ का रिकर्सिव फंक्शन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऑब्वियसली एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन आप को जो डाउट हो आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके डाउट को समझ के उस हिसाब से वीडियो एक बार फिर बना दूंगा। लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको अभी डाउट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रिकर्सिव फंक्शन से आप क्या समझते हैं, तो आप रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बता दीजिए। उसके बाद में अगर आपको बोला जाता है कि रिकर्सिव फंक्शन का उदाहरण दीजिए, तो एग्जाम्पल में अगर आप चाहें तो फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करा सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन की मदद से। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए ज़्यादा नंबर का आया है और उसने क्वेश्चन में आपसे बोल ही दिया है कि फिबोनाची सीरीज़ का रिकर्सिव फंक्शन बताइए, तो फिर आपको ये आंसर लिखना ही लिखना पड़ेगा। इसलिए एक बार कोशिश करिए को समझने के लिए, और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।